हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। देखिए, भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार पढ़ रहे हैं, उसकी ये लास्ट क्लास है। इसमें मैं पूरा करा दूंगा आपको। इसके 4-5 पार्ट हो चुके हैं, ये लगभग मुझे लग रहा है 6ठा या 7वां पार्ट है। इसमें ये पूरा हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं बचता। ठीक है, हम आज भारत को आज़ाद करा देंगे और अपने संविधान की नींव रख देंगे। 1950 तक आज पूरा करा देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिप्स प्रस्ताव को पढ़ा है और उससे पहले अगस्त प्रस्ताव को पढ़ा था। तो अगस्त प्रस्ताव की जो शर्तें थी वही क्रिप्स प्रस्ताव में मानी गई और फिर उनके आगे ही फिर चीज़ों को रेगुलेट किया गया। अब देखिए हम कहाँ आगे, अब आते हैं कैबिनेट मिशन 1946 पे। तो देखिए इसके बारे में, कैबिनेट मिशन 1946 ये क्या कहता है, भारत के संविधान के लिए कैसे पृष्ठभूमि तैयार करता है। देखिए कैबिनेट मिशन क्या है, ये भारत की जो ब्रिटेन की संसद है उसकी जो कैबिनेट है उसके कुछ मेंबरों को भेजा गया, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं। कौन से हैं? पहले हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों को मिलाकर भारत भेजा गया। ठीक है, इन्होंने एक मिशन तैयार किया, यानी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन्होंने कहा जिन्होंने भारत के लिए निम्न योजना प्रस्तुत की, जिन्होंने भारत के लिए निम्न योजना प्रस्तुत की। और उस योजना में क्या बात कही गई थी? पहली बात क्या थी? ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक संघ, और संघ भी कैसा? परिसंघ। संघ कैसा? परिसंघ, इसे कहते हैं कॉन्फेडरल। कैसा? कॉन्फेडरल। मैंने कॉन्फेडरल आपको बताया था जब स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, सरकार बताई थी वर्ग के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो सरकारें बताई थी उसमें एक कॉन्फेडरल सरकार बताई थी, जिसे कहा था मैंने परिसंघात्मक सरकार। परिसंघात्मक सरकार का मतलब होता है जब आपका संघ बिखरा हुआ हो, और यूनियन उसे कहते हैं जब संघ संगठित हो। तो परिसंघ का मतलब होता है जब राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाती हैं और केंद्र को कमजोर कर दिया जाता है, तो उसे परिसंघ कहते हैं। लेकिन जब सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और अवशिष्ट शक्तियां भी सेंटर के पास में होती हैं और संविधान में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, तो उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, यहां पर सारी शक्ति राज्यों को देके केंद्र को कमजोर बना दिया जाता है। तो अंग्रेज जब भारत को छोड़ रहे थे तो उस समय जब उन्होंने कैबिनेट मिशन पास करा और कैबिनेट मिशन भेजा, तो उस कैबिनेट मिशन में परिसंघ की कल्पना थी। अर्थात भारत को वे कैसा संघ बनाना चाहते थे? परिसंघ। क्योंकि उन्हें यह लगता था कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इसको संघ रूप से स्थापित किया ही नहीं जा सकता, इसे यूनियन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे परिसंघ बनाकर छोड़ दीजिए। तो उन्हें ऐसा लगता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझते थे कि भारत की जो कल्चर है डाइवर्सिटी की, वो यूनियन की ही कल्चर को शो करती है, वो अलग नहीं है एक दूसरे से, सब एक दूसरे से मिलकर ही उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया जाएगा और कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर, कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर सारे विषय किसको दिए जाएंगे? सारे विषय दिए जाएंगे आपको राज्यों को। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि सभी विषय किसको अधिकार दे दिए जाएंगे? प्रांतों को। अर्थात कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय केंद्र के पास या सेंटर के पास छोड़ दिए जाएंगे जो राष्ट्रीय हित के हैं। राष्ट्रीय हित का मतलब है केंद्र के हित के हैं, यानी कि पूरे भारत के हित के हैं। और जो क्षेत्रीय विषय हैं वे सारे किसको दे दिए जाएंगे? वो सभी प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। अगली बात में कहता है कि भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज अब ये तय कर चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि उन्हें भारत को छोड़ना है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, भारतीय रियासतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे संघ में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। अर्थात इसमें ये देखो, जब परिसंघ कह ही दिया, जब ये परिसंघ कह ही दिया, तो परिसंघ का मतलब यही है कि रियासतों को ये छूट होती है कि वे शामिल हों या ना हो। परिसंघ का मतलब यही होता है कि जो उस परिसंघ में जो राज्य हैं जो मिलकर परिसंघ बना रहे हैं उनको ज़्यादा अधिकार होते हैं, उनके अलग अधिकार होते हैं, उनका अलग संविधान होता है, उनके अपने अलग सब्जेक्ट होते हैं। केंद्र के पास कोई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, वो केवल एक झंडा खड़ा रखने के लिए बनाया गया है कि हाँ ये केंद्र है। ठीक है, इसके आगे देखिए इसमें क्या बात कही गई है। आपका जो कैबिनेट मिशन है इसमें और क्या बात कही गई देखिए
एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। किसका गठन होगा? एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार मैंने आपको बताया था कैसी होती है, जो संविधान बनने तक काम करती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो एक सरकार का गठन किया जाएगा जो कैसी होगी? अंतरिम सरकार होगी, जो कब तक काम करेगी? जब तक संविधान बनेगा, और राजनीतिक दलों का उसे समर्थन होना चाहिए। अर्थात वो सरकार ऐसी हो जिससे लोगों का समर्थन प्राप्त हो, जो कम से कम लोगों के हितों के लिए काम करे। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसमें। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। ये कहता है कि संविधान सभा का भी निर्वाचन कराएंगे और आप अपना संविधान बना लेना। अगला इसमें क्या प्रस्ताव है? कहता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और मिशन के सुझावों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अर्थात जो 1946 में जो निर्वाचन किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का, वो किसके आधार पर किया गया था? आपके कैबिनेट मिशन के आधार पर ही। तो ये है आपका कैबिनेट मिशन। मेन बात इसकी ये है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा बनती है, और संविधान सभा के साथ साथ क्या एक सरकार का गठन होता है, जो अंतरिम सरकार है। वो तब तक काम करेगी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता, अर्थात अपना संविधान लिख के तैयार नहीं कर लेता और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैच्योर नहीं हो जाता। तो ये सब काम किसकी सिफारिश पर हुए? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अब ये तय हो चुका था कि भारत से अब ये लोग जाने वाले हैं, तो इन्हें सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो इस सत्ता के हस्तांतरण के लिए उन्हें ये तय करना था कि अब किस तरीके से सत्ता सौंपी जाए। तो सत्ता सौंपते वक्त कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि आने वाले वर्षों में फिर इंग्लैंड को हमेशा यानी कि उस कलंक का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी वो उससे बच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो वो फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई उन्होंने, उसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आता ही है। उससे ये बच नहीं सकते और वो कलंक इन पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अब वो किसी भी रूप में हो, देखिए समझने की बात है उस समय की परिस्थिति क्या रही होंगी, उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या था, हो सकता है वही बेस्ट डिसीजन रहा हो। उसके इतर कुछ समस्याएं, इसके इतर कुछ और समाधान ना खोज पा रहे हो, तो तब का बेटर वही था। लेकिन वो किसी चीज़ का परिणाम था। वो पिछले 50-60 वर्षों में जो इन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिमों को और दूसरे धर्मों को एक दूसरे से बांटकर उनके अलग अलग हितों को स्थापित करके उन्हें अलग अलग रखा, इसलिए उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो गए और इसीलिए भारत का विभाजन भी सामने आता है। वो इतिहास का एक गहरा विषय है, उसे समझेंगे इतिहास के विषय में। अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान का ऐतिहासिक आधार तो कैसे बनता है, तो ये बात आपकी समझ में आई है। आगे देखिए, माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना, तो भारत के वेवेल जो हैं भारत के वायसराय थे, उनके स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। और माउंटबेटन मार्च में भारत में आते हैं। देखिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों और उन्होंने राजनेताओं से विचार विमर्श किया, जिससे निष्कर्ष निकाला कि भारत का विभाजन एकमात्र यहाँ का समाधान है। देखिए बात ये थी कि जैसे ही माउंटबेटन भारत आए थे, उनको भेजा ही इसलिए गया था कि भारत की समस्या का कोई समाधान निकालें। तो उन्होंने आके गांधी जी से अलग बात करी, नेहरू जी से अलग बात करी, सरदार पटेल जी से अलग बात करी, जिन्ना से अलग बात करी, अबुल कलाम आज़ाद जी से अलग बात करी, फिर इन लोगों के साथ एक साथ बैठ के मीटिंग में भी बात करी। तो समाधान कुछ नहीं निकल पा रहा था, कोई भी किसी के साथ में समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस लीग के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं थी और लीग को पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए था। उधर फिर उन्होंने जो एक सांप्रदायिक दंगे भड़के, उसका परिणाम सामने आया। तो इससे थोड़ा सा ये भी डर बना रहा कि अंग्रेज जाएंगे लेकिन इतने हजारों लाखों लोग मासूम मरेंगे, तो उसका सारा कलंक अंग्रेजों पर ही जाना है और भारतीय राजनीतिज्ञों पर ही। तो इससे अच्छा है कि भारत के बंटवारा कर दिया जाए और लोगों के अलग अलग बांट के, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दें, पूर्वी पाकिस्तान को अलग और भारत को अलग करना था। तो अंत में यही डिसीजन निकलता है कि किस तरीके से भारत का बंटवारा होना है, किस तरीके से विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की जानी है। ठीक है, तो इसमें मार्च में जब वो आते हैं तो 18 मई 1947 को लंदन वापस गए, यानी कि मार्च में आते हैं, मई तक विचार विमर्श चलता है और फिर वापस चले जाते हैं। और वहाँ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के परामर्श पर उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत करी। कब? 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत करी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है।
जिसे किसके नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। इसकी जो शर्तें हैं, शर्तें क्या है? प्रस्ताव ही है। शर्तों के लायक तो अभी ब्रिटेन की स्थिति नहीं थी, उन्हें तब यहाँ से जाना ही था, तो उन्हें बस ये तय करना था किस तरीके से सत्ता को सौंपा जाए। तो देखिए ब्रिटिश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है क्या मतलब? ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि भारत का शासन ऐसी सरकार को सौंप दिया जाए जिसका निर्माण जनता की इच्छा पर किया गया हो। अर्थात आप निर्वाचन के आधार पर सरकार बनाइए, 46 में सरकार बनती भी है, तो वो सरकार कैसी होनी चाहिए? जिसे लोग चुनेंगे, भले ही वो किसी आधार पर, या यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स उन्हें मिला हुआ है लोगों को या नहीं, एक अलग मैटर है, लेकिन निर्वाचन के आधार पर सरकार हो जिसे सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो। तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को देश के उन भागों पर नहीं थोपा जाएगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। इसमें सीधी सीधी बात यह कही गई कि जो लोग साथ रहना चाहते हैं संघ के, वो साथ रहिए, जो संघ के साथ नहीं रहना चाहता वो अलग रह सकता है, अपना अलग संविधान लिख सकता है, अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकता है, चाहे तो भारत के साथ रह सकता है। हालांकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अभी होगा। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं जो हैं कि पंजाब और बंगाल यानी कि एक पश्चिम में और एक पूरब में, पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को दो भागों में क्या इनके दोबारा पढ़ते हैं। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के अधिवेशन दो भागों में किए जाएंगे। एक भाग उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का होगा जिसमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। किसका प्रतिनिधित्व होगा? जिसमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। उनके सामने यह प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अपने प्रांतों का विभाजन करना चाहते हैं या नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, पंजाब में पश्चिम में, बंगाल में पूरब में क्या होगा? जो विधानसभाएं हैं उनका अधिवेशन कराया जाएगा और इसमें ये बात रखी जाएगी जिनमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है उनके सामने प्रश्न रखेंगे कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या विभाजन चाहते हैं या नहीं। यदि वोट विभाजन के पक्ष में आए तो यह निर्णय करना होगा कि वह संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। यह निर्माण करना या अलग रहना चाहते हैं या अपना एक अलग संविधान लिखना चाहते हैं। यानी कि क्या इसका मतलब क्या है कि उनसे उनकी इच्छा जाननी है। ठीक है उनसे उनकी इच्छा जाननी थी। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें। इसमें कहता है कि जो सिंध की विधानसभा है, सिंध की जो विधानसभा है, सिंध की विधानसभा को इस बात का निर्णय करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। देखो ये जो पहली बात है, जो बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं का जो अधिवेशन होगा उनसे जो बातें पूछी जाएंगी बहुमत के आधार पर, वही बात किसके साथ होगी? वही सिंध के साथ भी होगी। सिंध की विधानसभा को भी इस बात का निर्णय करने का अवसर दिया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का मतलब है जो आपका पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का मतलब जो अभी का पाकिस्तान है, जो पश्चिमी पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था उसको क्या कहता है? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विषय का निर्णय वहां की विधानसभा द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा, प्लेबिसाइड के द्वारा किया जाएगा। अर्थात वहां पे जो विधानसभा है उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वहां डायरेक्ट जनता से बात पूछी जाएगी कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है। असम का एक सिलहट जिला है जिसमें मुसलमानों का बहुसंख्यक है, लेकिन वहां के आसपास के भागों में हिंदुओं का बहुमत है। ठीक है। यानी कि जिले में तो मुसलमान बहुसंख्यक थे, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में, अदर दूसरे क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो सिलहट जिले में इस बात का निर्णय जनमत द्वारा किया जाएगा कि वहां की जनता असम के साथ रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहती है, अर्थात भारतीय संघ के साथ जुड़ेगी या फिर किसके साथ? पूर्वी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। देशी रियासतों को अधिकार है कि वे भारत में या पाकिस्तान में या कहीं भी जा सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। वही बात है कि जो देशी रियासतें हैं उनको ये बात कही गई कि आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाना चाहें, या आपके डिसीजन पे तय करता है। तो ये है आपका माउंटबेटन योजना। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं, अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना
जो अपनी बात तय करी थी उसने, उसको बता के वो चले गए। लेकिन फिर यही बात संसद में रखी गई और 47 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस जो आपका विधेयक है वो कहाँ, ब्रिटेन की संसद में रखा गया। और वो फिर आपका 18 जुलाई को पास हो गया, वो ब्रिटेन के राजा ने उस पर साइन कर दिए और भारत का विभाजन तय हो गया। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 का विभाजन को लागू करने के लिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ये तो तय हो चुका था कि भारत का विभाजन होना है। ये तो माउंटबेटन ने ही बता दिया था कि भारत का विभाजन के अलावा और कोई समाधान इन लोगों का है नहीं, तो आप विभाजन करिए और निकलिए यहाँ से। तो 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। यानी कि जो ब्रिटेन के राजा हैं उन्होंने इस पर साइन कर दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पाकिस्तान। और भारत का विभाजन करके 2 डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन मैंने बताया था, देखो अब भी भारत किस में आज़ाद हुआ है? डोमिनियन में। क्यों? क्योंकि अभी भारत को अपना संविधान बनाना है। तो जब तक भारत अपना संविधान बना के उसे घोषित नहीं कर देता तब तक तो उसे किसी ना किसी के डोमिनियन में तो रहना होगा ना। एक तो सरकार चाहिए ऊपर, भले ही अंतरिम सरकार बनी हुई थी लेकिन फिर भी एक सेंटर सत्ता चाहिए थी जो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए हेल्प करे। तो ये डोमिनियन स्टेट के रूप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और इनका विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, एक ही बात है। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए कानून बनाने की आज्ञा दी गई। इसके साथ ही दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी और इस प्रकार संविधान सभाएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगी। सिंपल सी बात है कि आप अपना संविधान बनाइए। जब आप अपना संविधान बना लेंगे तो आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएंगे और हम अपना दावा छोड़ देंगे, अर्थात हम अपनी प्रभुसत्ता को समाप्त कर देंगे। ये अंग्रेजों ने कहा। ठीक है, अब देखिए इसमें 1-2 चीजें और थी जो पढ़ने लायक है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। देखिए ये कहेंगे ये भारत बन गया यानी कि हिंदुस्तान और इधर बन गया पाकिस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो इनमें एक एक गवर्नर बैठाया जाएगा, गवर्नर जनरल जो होगा। ठीक है, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी ये। ठीक है, मंत्रिमंडल आपको पता ही है कौन सी है, ब्रिटेन की। जब तक दोनों डोमिनियन स्टेट अपना अपना संविधान नहीं लिख लेते तब तक 1935 का अधिनियम चलता रहेगा। अर्थात जब तक आप अपना संविधान लिख के तैयार करते हैं तब तक जो 1935 का अधिनियम आया था उसी को चलने दीजिए और आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन। किसमें? 1935 के अधिनियम में। ये बात याद रखने की है कि ये बात कही गई थी स्वतंत्रता अधिनियम में कि आप जब तक अपना संविधान नहीं लिख पाते या नहीं लिख सकते या जब तक आपका संविधान लिख के पूरा नहीं हो जाता तब तक आप 1935 के अधिनियम के अनुसार चलिए। लेकिन आप 1935 के अधिनियम में संशोधन भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। भारत को भले ही डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ाद किया गया हो लेकिन जैसे ही भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे पहली लाइन में यही लिखा गया कि हम भारत के लोग, देखो हम भारत के लोग, ये कहने से ही ये पता लग जाता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्यों? क्योंकि शक्ति किससे मिल रही है? भारत के लोगों से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है कि हम डोमिनियन नहीं बल्कि कैसे हैं, हम सोवरन स्टेट हैं, हम प्रभुत्व संपन्न स्टेट हैं। तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग कर दिया गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत बन गया। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है वो सामने आया। तो संविधान कैसे बनता है, कैसे 1935 के अधिनियम के क्या उसमें रोल है, उससे पहले 1909 का अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम आता है, कैसे पृथक निर्वाचन आता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं।
अब आप ध्यान से चीज़ों को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का, बिहार का हो, चाहे राजस्थान का। ये वाला पार्ट है आपका ऐतिहासिक आधार का, इससे 100% क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा पॉलिटी से, तो संवैधानिक आधार से, ऐतिहासिक आधार से क्वेश्चन जरूर उठाता है। चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठा लेगा, आपको देखने को मिल जाता है। हर सेट में देख लेना आप, आपको इससे लिंक क्वेश्चन मिल जाएगा ज़रूर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, टॉपिक है, तो अच्छे से समझिए इसको। अब अगला दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे पॉलिटी का, इसी तरीके से पॉलिटी को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।